अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माह रमज़ान में फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा दाखिल होने से रोकने के लिए इसराइल ने लगाई नई पाबंदियां। मुअम्मर अफराद और छोटे बच्चों को ही इजाज़त। इसराइली जेलों से रिहा हुए फ़लस्तीनियों पर भी लगाया गया है बैन। इसराइली जेलों से 600 से जायद फ़लस्तीनियों की रिहाई होगी जल्द। 4 इसराइली यरगमालियों की लाशों के तबादले पर हमास और इसराइल का इत्तेफाक। दुनिया को इंसानियत सिखाने का दावा करने वाले नेतन्याहू पर उनके बेटे ने ही कर दिया था कातिलाना हमला। इसराइली एमपी का दावा, नेतन्याहू के बेटे को मियामी भेजे जाने और उसे माली मदद देने पर उठाए सवाल। अफगानिस्तान में बारिश, सैलाब और ओले गिरने से मच गई तबाही। कम से कम 29 अफराद हलाक। सूबे फराह हुआ सबसे ज्यादा मुतासर। कोरोना वैक्सीनेशन से मौत और कोरोना से हुई अमवातें अलग अलग नहीं। कोरोना और वैक्सीनेशन से मरने वालों को मुआवजा देने के मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का अहम रिमार्क। मोदी सरकार को दी हिदायत। और कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आलंद में वाक़े लाडले मशूक दरगाह में हिंदुओं को महाशिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग की पूजा करने की दे दी इजाजत। और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने माह रमजान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में इसराइली मीडिया का हवाला देते हुए बताया गया कि माह रमजान में सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी खवातीन और 12 साल या उससे छोटे बच्चों को ही मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त दिए जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली जेलों से रिहा होकर मगरबी किनारे पहुंचने वाले फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि वो लोग जो मस्जिद अक्सा आना चाहेंगे उन्हें आने से कबल इसराइली हुक्काम को दरख्वास्त देनी होगी, जबकि रमज़ान में नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हमास और इसराइल के दरमियान 600 से जायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और 4 इसराइली मग़वियों की लाशों के तबादले पर इत्तेफाक हो गया है। अरब मीडिया के मुताबिक 600 से जायद फ़लस्तीनी कैदी जो पिछले हफ्ते रिहा होने थे, लेकिन इसराइल की जानिब से उनकी रिहाई रोक दी गई थी। ताहम उन्हें अब जल्द रिहा किए जाने का इम्कान है। इसराइली मीडिया ने भी जंगबंदी डील में आई रुकावट दूर होने की तस्दीक करते हुए बताया कि फ़लस्तीनी कैदी आज रिहा किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद हमास 4 इसराइली मग़वियों की लाशें मिस्र के ज़रिए इसराइल के हवाले करेगा। पूरी दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाने का दावा करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी ही औलाद को इंसानियत की तालीम देना भूल गए। यही वजह है कि उनके बेटे ने अपने ही बाप पर कातिलाना हमला किया था। ये दावा कोई और नहीं, खुद इसराइली मीडिया ने इसराइली एमपी के हवाले से किया है। इसराइली रुकन पार्लियामेंट ने दावा किया कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू को वालिद पर मुबैना हमले के बाद मियामी अमेरिका भेज दिया गया। ये इल्ज़ाम लेबर पार्टी की रुकन पार्लियामेंट नामा लाज़िमी ने लगाया है, जिन्होंने हुकूमत से सवाल भी किया कि यायर नेतन्याहू की अमेरिका में क़याम के लिए सिक्योरिटी फंड्स जारी रखने का क्या जवाज़ है। नामा लाज़िमी ने कहा कि यायर नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रियासती इख्तियार की अलामत की बेहुरमती भी की, इसलिए अवामी फंड्स के जरिए उनके मियामी क़याम की माली मदद की जा रही है। उनके मुताबिक नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू के 2 महीने की गैर मुल्की क़याम के अखराजात के बारे में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू की पार्टी ने इस दावे को बेबुनियाद करार दिया है। इसराइल ने दमिश्क के जुनूब में 2 फौजी ठिकानों पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। रिहायशियों, सिक्योरिटी ज़राए और मकामी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने मंगल की शाम दारुल हुकूमत के जुनूब में वाक़े कस्बे और जुनूबी सूबे दरा को निशाना बनाया। दरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि उसने जुनूबी शाम में फ़ौजी अहदाफ पर हमला किया, जिसमें हेडक्वार्टर और दीगर मकामात शामिल हैं जिनके पास उनके बकौल हथियार मौजूद थे।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक मर्तबा कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने की बात दोहराई है। उनका कहना है कनाडा के शहरियों की बड़ी तादाद अमेरिका की 51वीं रियासत का हिस्सा बनना चाहती है। व्हाइट हाउस में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि कैनेडियन शहरियों को बहुत ज्यादा टैक्सेस अदा करना पड़ते हैं, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा टैक्स अदा नहीं करना पड़ता क्योंकि वो हम पर इन्हिसार करते हैं, जो कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी है। दूसरी जानिब कैनेडियन मीडिया ने ट्रंप के दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ताज़ा सर्वे में ये बात वाज़ेह हो गई है कि 10 में से 7 अफराद अमेरिकी शहरी बनने के मुखालिफ हैं। यूक्रेनी फौज ने कहा है कि रूस की फौज के यूक्रेन पर ताज़ा फिजाई हमले के नतीजे में एक शहरी हलाक जबकि खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक करामाटोस्क शहर में रूसी फिजाई हमले से एक शहरी हलाक और एक जख्मी हुआ है। दारुल हुकूमत की रीजन समेत दीगर इलाकों में रूसी फिजाई हमलों से 2 खवातीन समेत 4 शहरी जख्मी हुए। सूडान की दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब एक फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में हमले समेत तैयारे में सवार तमाम फौजी अहलकार जान की बाजी हार गए। ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सूडानी फौजी तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम अहलकारों की हलाकत की तस्दीक सूडानी फौजी ज़राए ने कर दी है। अफगानिस्तान में बारिशों, सैलाब और ओले गिरने के बाद तबाही मच गई है, जिसके नतीजे में कम अज कम 29 अफराद जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अफगान हुक्काम ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान के 2 सूबों में ओले गिरने और शदीद बारिश की वजह से 29 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि मगरबी सूबे फराह में सालाबारी के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक और 6 दीगर जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 2 खानदानों के अफराद थे जो सैर व तफरी के लिए गए थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की मोदी सरकार से कोविड-19 वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को लेकर पॉलिसी तैयार करने के इम्कानात पर जवाब देने का हुक्म दिया है। इससे पहले अदालत को बताया गया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स को लेकर मुआवजे का कोई मंसूबा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोरोना से होने वाली अमवातों और वैक्सीन से मुताल्लिक अमवातों को अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा, आखिरकार पूरी वैक्सीनेशन मुहिम कोरोना वबा का जवाब था। आप ये नहीं कह सकते कि वो आपस में जुड़े नहीं हैं। अदालत ने ये कहते हुए मरकज की मोदी सरकार को मुआवजे को लेकर हुक्म दिया है, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का वक्त मांगा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कबूल कर लिया। अब इस मामले की समाअत 18 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदुओं को महाशिवरात्रि के मौके पर आलंद में लाडले मशक दरगाह के अहाते में शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत देती है। ये फैसला कर्नाटक वक्फ ट्रिब्यूनल के पहले के हुक्म को बरकरार रखता है। ट्रिब्यूनल के हुक्म के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक उर्स से मुताल्लिक रसूमात अदा करने की इजाज़त होगी। इस दरमियान दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान हिंदू भक्तों को दरगाह अहाते में शिवलिंग की पूजा करने की इजाज़त होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने पूजा करने के लिए 15 लोगों को दरगाह में दाखिल होने की इजाज़त दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों फरीक़ैन को दिए गए टाइम स्लॉट पर सख्ती से अमल करने और मौजूदा हालात को बनाए रखने की हिदायत दी गई है।
महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है। इसी को लेकर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव का दौरा किया और मालेगांव से मजलिस के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी के साथ इस मुद्दे पर बयान दिया है कि मालेगांव के एमएलए साहब मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ आज हम जाकर जो एसआईटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाई है, एडिशनल एसपी अनिकेत साहब से हमने मुलाकात की और उनसे हमने रिप्रेजेंटेशन किया। मेरा मानना यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए को, ख़ास तौर से बीजेपी को इस बात की बड़ी तकलीफ़ और मलाल है कि उनके दोनों प्यादे हार गए, एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में और दूसरा विधानसभा के चुनाव में। तो इसलिए वो अपनी शिकस्त को हज़म नहीं कर पा रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह का उन्होंने एक एसआईटी तश्कील दिया है। आप हमको ये बताइए कि आप लोग तो देख रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो तमाम के तमाम तो भारत के नागरिक हैं, उनके वालिद नागरिक है, उनके भाई, उनकी माँ, उनके रिश्तेदार नागरिक है। उन पर जो केस बुक किया गया है वो डॉक्यूमेंटेशन में गलती एरर हो या कुछ वैसा है। ये कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी तो है ही नहीं, ये लोग ना कभी मालेगांव में निकलेंगे। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अननेसेसरी आप पूरे मालेगांव को क्यों सजा देना चाहते हैं। और आपका जो एक्ट है, वो जो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये एक्ट है, इसमें आप देख लीजिए सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में एरोनियस गलती हुई या फ्रॉडुलेंट हुआ, इम्प्रॉपर मेड हुआ, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और सेक्शन 24 में आप देख लीजिए, उसको कंपाउंडेबल बना दिया गया है, पावर टू कंपाउंड ऑफेंस। तो आप इसको इस्तेमाल करिए ना। और ये खामखा एक इलाके को बदनाम करने के लिए, जो एक ज़्यादा तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी तलाश करो, जितनों को आप गिरफ्तार किए वो तो सब भारत के नागरिक हैं। पेपर में गलती हो सकती है। तो हम एडिशनल एसपी साहब से ही बोले कि आप यहाँ पर जो लोगों को बुला रहे हैं उनके साथ एक आदमी को अकम्पनी करने दीजिए, और जो धाराएं लगाई गई हैं 120B, इतने सीवियर धाराएं हैं, उसको दोबारा हम उनसे बोले कि आप देखिए उसको। और हमको लगता है कि अननेसेसरी मालेगांव को गैर ज़रूरी तौर पर पार्लियामेंट और असेंबली में उनको शिकस्त हुई तो कोई कंप्लेन कर दिया और आप इस तरह के एसआईटी बना दिए। तो ये हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ना कोई रोहिंग्या है ना कोई बांग्लादेशी है, मगर जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कुंभ के इंतजामात पर सवाल उठाने वालों को योगी आदित्यनाथ की जानिब से गिद्ध और सूअर कहने पर कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गिद्ध और सूअर किसे कहा जा रहा है। ये गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए, कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है, आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये CPWD ने कहा है। ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो NGT से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं वहां पर। दिल्ली में
जो पर्यावरण विभाग देखते हैं, CPW वो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड देखते हैं, वो शायद मंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए शायद सुअर कहा आपने उनको। और मुझे तो ये लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते थे, वो कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ वाले दिल्ली वाले को कह रहे हों, क्योंकि दिल्ली वाले सवाल उठा रहे हैं कि आपका पानी कैसा है, आपका इंतजाम कुछ नहीं था, और कह रहे थे 100 करोड़ लोग आएंगे, हम 100 करोड़ लोगों के इंतजाम करेंगे। और सोचिए कुछ करोड़ लोग आए और भगदड़ मच गई, और भगदड़ एक नहीं मची, भगदड़ 4 जगह 5 जगह, ये अभी क्लियर नहीं है। भगदड़ मची, लोगों की जान गई, सरकार छिपा। 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसादात में बीजेपी और आरएस के लीडर भी शामिल थे। इस बात का इंकशाफ करते हुए आम आदमी पार्टी के एमएलए जर्नैल सिंह ने भाजपा और संघ के लीडरों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इसमें जो बीच में शख्स बैठे हैं, इनका नाम है तरविंदर सिंह मारवाहा, और ये आज भारतीय जनता पार्टी के जंगपुरा से विधायक हैं। इन्होंने खुद इन नामों का खुलासा किया है, और इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो सिख कत्लेआम के साथ जुड़े हैं, उनको सजा होनी चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी में है, एसआईटी इनकी भी पूरी मदद ले। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो तब के कांग्रेस के लीडर थे, पर आज ये भी भारतीय जनता पार्टी में है, इन्होंने भी साफ साफ कहा था कि जो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग 1984 सिख कत्लेआम में शामिल है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी जुर्म जिसने भी किया, कत्लेआम जिसने भी किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा देना हमारी न्याय प्रणाली का काम है। मैं 1984 कत्लेआम पीड़ित परिवारों की तरफ से अपनी न्यायपालिका से गुहार लगाता हूं कि 41 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 41 साल के बाद जिस शख्स को आज आपने सजा दी है, उसकी उम्र लगभग 80 साल आज हो चुकी है, वो पूरी जिंदगी अपनी जी चुका है। तो बचे हुए जो कातिल हैं, उनको इससे पहले कि नेचुरल डेथ उनकी हो, उनको सख्त से सख्त सजा देकर भारतीय न्याय प्रणाली की साख को बरकरार रखें, और सभी कातिल, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हो ना रखते हो, उनको सख्त से सख्त सजा दें। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए टीचर्स भर्ती के नए घोटाले को इंकशाफ करने का दावा किया है। यूपी के एमपी और कांग्रेस लीडर तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी में 69,000 टीचर्स की भर्ती का नया घोटाला हुआ है। हमारे नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम हमारे सारे नेता लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर हमला कर रही है, संविधान को बदलना चाह रही है। इस 2024 के चुनाव में जब उनने सीधा सीधा हमला किया, तो दलित समाज ने, पिछड़े वर्ग ने उनको दिखाया कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और अब वो जब वो देख चुके हैं कि संविधान की क्या ताकत है, संविधान को मानने वाले लोगों की क्या ताकत है, तो वो घुमा करके इस पे हमला कर रहे हैं। संविधान से दिए हुए सुरक्षाओं और प्रावधानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और इस घोटाले में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, और एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के ऊपर उनके हित के लिए कोई विचार नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बल्कि उनको और गरीब और नौकरियों से वंचित रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 2018 से एक प्रकरण चलता आ रहा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें एक नया घोटाला द प्रिंट इंडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। उसके दौरान एससी, एसटी और ओबीसी के 18,500 सीटों में आरक्षित एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को उसमें नौकरी मिलनी थी, लेकिन उसमें से केवल 2,637 पर ही आरक्षण लागू किया गया है, और शेष 15,863 जो सीटें बचती हैं, उस पे अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। ये सीधे सीधे
2637, 18,500 में से 18,500 देना था, 2,637 दिया है। बाकी सारी अनारक्षित वर्ग के लोगों से भर दी गई हैं। ये सीधे सीधे हमारे भारत के संविधान के दिए गए आरक्षण के ऊपर हमला है और सामाजिक न्याय के विरुद्ध फैसला। दिल्ली असेंबली में शराब पॉलिसी से जुड़ी कैग की 14 में से एक रिपोर्ट पेश की गई। कांग्रेस लीडर देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि शराब पॉलिसी मामले में बीजेपी के मुलविस होने के सबूत थे। उन्होंने सवाल भी उठाया कि कैग की सभी 14 रिपोर्ट्स क्यों पेश नहीं की गई, जिसका बहुत समय से इंतजार था कि कैग की रिपोर्ट्स विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी। फाइनली कल वो दिन आया और उम्मीद के अनुरूप ही 14 में से सिर्फ एक कैग रिपोर्ट कल टेबल की गई। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने इसको इनिशिएट करते हुए इस कैग रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही, क्योंकि जिस समय ये पॉलिसी तैयार की गई थी उसी समय से हमें संदेह था कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं और अल्टीमेटली इससे सरकार के राजस्व के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। मुझे याद है 2 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके बारे में लिखित में शिकायत जांच एजेंसीज को दी। उसके बाद एक और शिकायत जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संलिप्तता के भी कुछ जो सबूत थे उसको लेकर तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी उस समय पुलिस कमिश्नर से मिले और वो तथ्य उन्होंने उस समय सामने रखे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी इसमें संलिप्त है। जहां आज मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम ये टेबल की गई, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रश्न जो बचे थे कि क्यों नहीं 14 की 14 अभी तक टेबल की गई। हमें और आपको मालूम है 2017 के बाद लगातार जो हम अपने मंचों से, अपनी प्रेस ब्रीफिंग से लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि दिल्ली की जनता की हार्ड एंड मनी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी लूट की जा रही है, उसको हम लगातार उठाते रहे और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें आज कैग की रिपोर्ट में सच साबित होती नजर आ रही हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। माह रमजान में फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा दाखिल होने से रोकने के लिए इसराइल ने लगाई नई पाबंदियां। मुअम्मर अफराद और छोटे बच्चों को ही इजाज़त। इसराइली जेलों से रिहा हुए फ़लस्तीनियों पर भी लगाया गया है बैन। इसराइली जेलों से 600 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की रिहाई होगी जल्द। 4 इसराइली यरगमालियों की लाशों के तबादले पर हमास और इसराइल का इत्तेफाक। दुनिया को इंसानियत सिखाने का दावा करने वाले नेतन्याहू पर उनके बेटे ने ही कर दिया था कातिलाना हमला। इस्राएली एमपी का दावा, नेतन्याहू के बेटे को मियामी भेजे जाने और उसे माली मदद देने पर उठाए सवाल। अफगानिस्तान में बारिश, सैलाब और ओले गिरने से मच गई तबाही। कम से कम 29 अफराद हलाक। सूबे फराह हुआ सबसे ज्यादा मुतासर। कोरोना वैक्सीनेशन से मौत और कोरोना से हुई अमवातें अलग अलग नहीं। कोरोना और वैक्सीनेशन से मरने वालों को मुआवजा देने के मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का अहम रिमार्क, मोदी सरकार को दी हिदायत। और कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आलंद में वाक़े लाडले मशूक दरगाह में हिंदुओं को महाशिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग की पूजा करने की दे दी इजाजत। वर्ल्ड न्यूज में ये रही अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं कल। खुदा हाफिज।